आता आमच्याकडे असा राहुल कौल जे कश्मीर पंडित तांच्या खातीर काम करतात कश्मीरात रावन. सो स्पेशली त्यांच्या युथा खातीर काम आसा. सो त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया त्यांचे काम कशें चल्लां. आर्टिकल 370 स्क्रॅप करतकीर कितें कश्मीरान हालत आसा ती. सर वेलकम आपको हमारे प्रोग्राम में. सर कश्मीर आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर की क्या हालत है? सबसे पहले तो आपका, प्रूडेंट का और आपके थ्रू जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनका धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस अपने इस कार्यक्रम में बुलाया. लेकिन 370 को जैसे लोग समझते हैं कि 370 कश्मीर में किस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस, किस तरह की बाधाएं उसकी वजह से था. मैं आपको एक पहला छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब 76 के अंदर इंदिरा गांधी ने, जब हम प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया, उन्होंने वहाँ पे एक वर्ड ऐड किया था, सेक्युलरिज्म. कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था जिसके अंदर 370 का आर्टिकल की वजह से कश्मीर ने 370 को यूज़ करके उस सेक्युलरिज्म वर्ड को कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लाने नहीं दिया. तो आपने देखा होगा बहुत बार कि कश्मीर में आप भी सोचते होंगे कि इंडिया के झंडे जलाए जाते हैं, इंडिया को मुर्दाबाद कहा जाता है, लेकिन कोई सिडेशन के चार्ज नहीं लगते. तो रीज़न ये था कि वहाँ सेक्युलरिज्म का लॉ नहीं है. ये लॉ 370 से रुकाया गया था. तो कम्युनलिज्म की आड़, मतलब आप जैसे कम्युनलिज्म की आड़ में, 370 की आड़ में कम्युनलिज्म का एजेंडा चलता रहता था कश्मीर. बहुत लोगों को ये भी लगता है कि 370 जब धारा थी ये कश्मीर को दी क्यों गई, इसका रीज़न क्या था और क्या इससे फ़ायदा हुआ. लेकिन 370 जैसे लोगों को एक गलत भ्रांति है, एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि जब एक्सेशन हुआ, जैसे बाकी स्टेट्स का एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ 47 में, जो इंडिया का भी एक्सेशन हुआ कश्मीर के साथ, उस टाइम पे इनको 370 का आर्टिकल दिया गया टेम्परेरी. लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही 50 में बना, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब नवंबर वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ और जनवरी में हमने ये 1950 के अंदर ये पास हुआ. तो 370 एज ए टेम्पररी आर्टिकल कश्मीर में इसलिए लाया गया था, इसलिए कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई थी नेहरू की वजह से, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट उसके अगेंस्ट था. क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कम्युनल, क्योंकि आप जानते थे कि वो इस्लामिस्ट स्टेट बन रही थी, मतलब मेजॉरिटी इस्लाम के लोग जो थे, मुस्लिम्स थे वहाँ पे ज़्यादा, कि इनका फोकस ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ ना हो, ये इंडिया के साथ ही बने रहे, और कुछ टेम्पररी लॉज प्रोविजंस उनको क्रिएट करके दिए. लेकिन 370 का जो चलता रहा सिस्टम, ये ढाल बनकर जो कश्मीर का सेपरेटिस्ट का इकोसिस्टम था, जिहादियों का इकोसिस्टम था, उसको ये कवर देता रहा. क्योंकि 370 वो सब चीज़ें अलाउ करता था जो भारत एक ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन इंडिया में लाना चाहता था. 370 उसको आता था कि हम कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं करेंगे, इसको हम वी विल यूज 370 एज एन आर्टिकल टू डिफेंड दिस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कम इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके. तो उसकी वजह से जो जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों, रिफॉर्म से मुक्त रहा. अभी एक छोटा एग्जाम्पल, कश्मीर में हिंदू है, हम कश्मीरी पंडित थे तो हम हिंदू हैं, कश्मीर पंडितों के लिए काम करते थे. तो कश्मीर में मुसलमान भी है. कश्मीर का मुसलमान 98% है वहाँ पे, 98% कश्मीर में मुसलमान है. लेकिन जब कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते थे, कॉलेजेस की सीट्स होती थी, तो 98% मुसलमान, जबकि पूरे इंडिया में माइनॉरिटी में आता है, इसलिए उसको पहले प्रायोरिटी मिलती थी. और 2% हिंदू बोलते थे आप मेजर हिंदू हो, इसलिए आपको, आप भले ही माइनॉरिटी में यहाँ पर हो लेकिन आपको सीट्स नहीं मिलेंगी. तो मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के फायदे ले रही है, जबकि हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बहुत क्लियरली बोलता है कि स्टेट के अंदर जो भी एक रीजनल या लोग, जो भी एथनिसिटी के बेस पे जो लोग कम होंगे, उसकी वो माइनॉरिटी मानी जाती है. माइनॉरिटी की डेफिनेशन है. तो 370 का ख़त्म होना एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो नेशनलिस्ट फीलिंग के लोग हैं. क्योंकि उनको लगा कि जिस तरह से 370 एक ओवरग्राउंड सपोर्ट दे रहा है, जिहादीज़ को कवर दे रहा है, ये ख़त्म जब हो जाएगा तो कश्मीर में जो ये रणबीर पेनल कोड है, ये चेंज होके इंडियन पेनल कोड की धाराएं वहाँ पे लगेंगी और ये टोटल इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनली भी. और 370 वैसे भी एक टेम्पररी आर्टिकल, टेम्पररी दिया गया था. तो 370 को ख़त्म नहीं हुआ, 370 अभी भी है. 370 को सिर्फ करेक्ट किया गया है. 370 के जो क्लॉजेज हैं, 370 में ही क्लॉज था कि आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उनने उस करेक्ट क्लॉज को यूज करके 370 को करेक्ट किया. सो द टेक्निकल वर्ड वुड बी करेक्शन ऑफ 370, नॉट एब्रोगेशन. 370 खत्म नहीं हुआ है. ओके. लेकिन उसके एब्रोगेशन करने के बाद भी क्या कश्मीर पंडित आ रहे हैं?
देखिए 370 का सबसे पहले हम ये जरूर मानते थे कि कश्मीरी पंडितों की एक मांग में से ये भी थी कि 370 खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेशनलिस्ट होने की वजह से। अब कश्मीरी पंडित निकला क्यों? वो अपने झंडे को और अपने धर्म को बचाने के लिए कश्मीर से निकला, नहीं तो वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता तो काम हो जाता, पाकिस्तान के साथ ये विलय हो जाता। लेकिन ये होने की वजह से, नेशनलिज्म होने की वजह से, 370 के खत्म होने की वजह से एक चीज हुई कि जैसे मैंने आपको कहा कि जिन जिन एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एक जिहादी इकोसिस्टम, एक सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम काम कर रहा था, वो खत्म हुआ। अभी 370 इन नो वे कैन एंश्योर कि कश्मीरी पंडित वापस कैसे जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है। छोटी सी बात है, सरकार ने अभी, जैसे आपको पता होगा कि कश्मीर के अंदर एक स्कीम है, उसको बोलते हैं पीएम पैकेज। पीएम पैकेज का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंदर लोगों को नौकरियां दी जाती हैं और उनके लिए उन्होंने उनको अलग अलग घर बनाए। तो उनके जो घर बनाए हैं वो उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 50 घर, 100 घर बनाए और पीएम पैकेज में करीब 3-4 हज़ार लोगों को नौकरियां दी। हमने कहा आज की डेट में 90 से अभी तक 7 लाख निर्वासित लोग हैं बाहर जो है, आप 6,000 लोगों को नौकरी दे रहे हो, ये 5,96,000 लोगों का क्या, इनके लिए क्या आपने पॉलिसी बनाई वापस आने की? और हमारा मानना है कि 90 तक कश्मीरी पंडितों का 7 पलायन हो चुके थे। 90 में पहला पलायन नहीं था। 1339 से 1990 तक आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, कश्मीरी पंडित समाज के 7 पलायन हुए। हर बार कश्मीरी पंडित समाज वापस जाता था और प्लूरलिज्म को मानते हुए उनके साथ ही रहता था। 90 में उन्होंने ही बोला, आपके पड़ोसी ने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए हिंदू यहाँ पे। तो हमने बोला कि अगर इस बार हम वापस जाएंगे, हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। कैसे जाएंगे? 7 बार बाहर निकालने के बाद हम कश्मीर घाटी के अंदर, आप एक यूनियन टेरिटरी हमको कार्व करके दो, जहां पर कश्मीर के हिंदू के साथ साथ देश का हर कोई आदमी रह सकता है जो भारत के संविधान को मानता है, वो वहां रह सकता है। क्योंकि आप अगर मुझे वैसे ही रिलोकेट करोगे जैसे मैं पहले था, मतलब इस गांव में 10 लोग, उस गांव में 20 लोग, फिर आप मेरा सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एम्पावरमेंट कैसे करोगे? मतलब मैं तो अपना कॉर्पोरेटर भी खड़ा नहीं कर सकता। मैं कॉर्पोरेटर के लिए खड़ा करूंगा, वहां पर 3,000 लोग उनके, मेरे 20 लोग, मैं कब जीतूंगा? तो मेरे को पॉलिटिकली एम्पावर नहीं, तो मैं उसी स्थिति में हूं जो 90 की पहले में स्थिति में। तो एक सेंट्रलाइज लोकेटेड रिहेबिलिटेशन ही कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का सोल्यूशन है। उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप रखोगे तो 8वें पलायन की आप नींव, बीज डाल रहे हो। आज नहीं तो 50 साल के बाद 8वां पलायन भी होगा। ओके सर, उनके प्रॉपर्टीज का क्या? जो देखिए, प्रॉपर्टीज जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज है वो मोर और लेस या तो लूट ली गई है, या तो जला दी गई है, या डिस्ट्रेस सेल में बेच दी गई है। तो आज जो भी सरकार को, तभी मैंने आपको कहा कि सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन बनाना पड़ेगा कि देखिए आपकी हर एक की प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड है ही वहां पे, उसके रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो उसके बेस पे किसको क्या मिलना चाहिए, जो मैं आपको एक सेंट्रलाइज जगह की बात कर रहा हूँ, उसके बेस पे उस आदमी को वो जगह दी जा सकती है। सपोज आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको एग्रीकल्चर का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रोविजन तो हम भी तैयार हैं सरकार के साथ वहां बनाने में कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, आईटी के जॉब्स, अलग अलग तरह के रिटेल के जॉब वहां पर। ये एक बहुत बड़ा टाउनशिप है, ये एक बहुत बड़ा समझिए स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में 10-10 लाख लोग रहते हैं, 5-5 लाख लोग रहते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि पहले फेज में अगर 7 लाख हमारा पूरा कश्मीरी समाज है पंडितों का, उसमें से अगर 2 लाख लोग भी गए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो स्मार्ट सिटी जैसी बात हो गई। 2 लाख को 4 से डिवाइड कर लो तो कितने 50,000 घर होते हैं। 50,000 के तो कितने सारे, ऐसे तो कितनी स्मार्ट सिटीज इंडिया में है जो चलती है। तो पॉलिटिकल विल की जरूरत है। सरकार को समझना पड़ेगा कि आप ये समझ के कि कश्मीरी हिंदू वापस जाना ही नहीं चाहता, वो बाहर ही सेटल्ड हो गया है, इससे आप जिहाद को बढ़ावा दे रहे हो, इससे आप सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप ये बता रहे हो उन लोगों को कि जहां जहां इस्लामिस्ट फोर्स बढ़ेगा, मतलब जहां जहां इनकी ये बढ़ेगी, ये किसी भी तरीके का तनाव पैदा करेंगे और जो माइनॉरिटी है उसको बाहर फेंकेंगे। ये तो देश के किसी भी कोने में हो सकता है ना। फिर तो आप इस चीज को बढ़ावा देके इस सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी कि आप इस चीज को बढ़ावा दो। आपको जो जहां हमारा तो मातृभूमि है कश्मीर, ये जो लोग हैं ये तो बाद में आए हुए इन्वेडर है या कन्वर्ट हुए। आप मातृभूमि वाले लोगों को, जैसे आज आप गोवा के हैं, सपोज आपको बोल रहे हैं हम गोवा गोमान तक छोड़ दो, आप कहीं और जाओ, यहाँ पर जो पुर्तगीज आए थे ये उनका गोवा है, आप मानोगे क्या? नहीं हो सकता। आपकी आइडेंटिटी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी
देवी देवताओं की आइडेंटिटी, आपकी शक्ति पीठ, आपकी कुल देवी आपकी जगह से होती है, जिसको लैंड कॉन्शियसनेस कहते हैं। मेरी जब जगह ही मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे जुड़ूंगा? आज आप बोलते हो कि मुझे गोवा का में कोई आपका फंक्शन है, वो आप अपने गांव में जाके मनाते हो क्योंकि उसकी आपकी उस गांव का रेलेवेंस है। शांता दुर्गा यहाँ है तो यहाँ लोग आते हैं, मंगेशी है तो लोग, अमेरिका में भी हो तो मंगेशी आता है क्योंकि उसकी कुल देवी है। ऐसे जितने भी सारे यहाँ मंदिर है, कितने, बहुत, पोंडा में तो दुनिया भर के मंदिर है। तो यही हमारे साथ है, मेरी कुल देवी वहाँ है। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को तो मेरी कुल देवी के पास जाना है ना, मैं कैसे जाऊंगा? मतलब आप मुझे बोलते हो आप अभी बाहर हो तो बाहर ही रहो, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मेरी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो, आप मेरे रूट्स को खत्म कर रहे हो। आप जानते हैं कश्मीर का जो हिंदू है ये 5000 साल से पुरानी सभ्यता पुरानी है। आप शारदा माता की से बात कर रहे हैं, हम कश्मीर, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कश्मीर में तो इस्लामीकरण 600 साल में हुआ। 1339 से पहले तो 100% ये हिंदू राज्य था, हिंदू स्टेट थी। 1339 से पहले इट वॉज 100% हिंदू स्टेट। ये 600 साल में इसका इस्लामीकरण हुआ तो इस्लाम की भेंट चढ़ा देना चाहिए क्या इसको? तो यहाँ सरकार को जागना पड़ेगा। आप आंखें नहीं मूंद सकते। आप अगर आंखें मूंद के बोलोगे कि 370 हट गया इसलिए कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा, कैसे जाएगा? आपने अभी भी वहां पर डोमिसाइल का लॉ लाया कि जो आदमी अभी आपको पता है 370 खत्म हो गया तो मैं कश्मीर में जाकर जगह ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास जब तक 15 साल का ये नहीं, आप 15 साल तक कश्मीर में नहीं रहे, आप डोमिसाइल है तो आप जगह ही नहीं ले सकते। तो आपने इस तरफ से कान से वो हटाया, इस तरफ से कान से डोमिसाइल का स्टेट सब्जेक्ट जो था ना 370 का एक पॉइंट था स्टेट सब्जेक्ट, वो उन्हें हटा दिया। अब डोमिसाइल लॉ है, मुझे अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना है, वो 15 साल होना चाहिए, बाकी स्टेट में साल 2 साल का हो। तो ये कश्मीर की कहानी है। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक कितने कश्मीर पंडित रिटर्न गए हैं और आपको क्या लगता है और कितने दिन लगे गए? नहीं, मेरे हिसाब से एज ए परमानेंट रिहेबिलिटेशन कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं गए। जो पीएम पैकेज के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो जा रहे हैं वहां पे क्योंकि उनको नौकरी कर रही है, उनकी मजबूरी है, उनके सर्वाइवल की जरूरत है। क्योंकि आपको नौकरी करनी है, आपको अपने परिवार का पेट भरना है, तो उसमें उनको नौकरी कश्मीर में मिली है, इसलिए वो वहां जाके रह रहे हैं। वहां पर जो इन्होंने उनको जगह दी है वो भी टेम्पररी जगह है, जिसको ये रिहेबिलिटेशन कह रहे थे कि हमने 6000 लोगों को नौकरी दे दी, हमारा संकल्प पूरा हो गया। ये टेम्पररी है क्योंकि जब ये रिटायर हो जाएंगे इनको वो फ्लैट छोड़ने हैं, तो फिर हमारी रिहेबिलिटेशन कैसे हुई है? ये तो एक टेम्पररी सर्वाइवल है। तो अभी तक कश्मीर के अंदर कोई भी कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर में वापस रहने के लिए नहीं है, और वो आवाज जाएगा भी नहीं जब तक आप उसको आतंकवाद मुक्त नहीं करोगे और जब तक आप हमारे लिए पॉलिसी डिसीजन हमारे टर्म्स में नहीं बनाओ। सर, गोवा और कश्मीर पंडितों का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये जो कोस्टल बेल्ट है, प्राइमरली अगर आप गोवा को देखें, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या सारस्वत ब्राह्मणों की है और कश्मीरी पंडितों को भी सारस्वत ब्राह्मण माना जाता है। वो भी माने जाते हैं कि ये सारस्वत नदी के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण हैं। 1000 साल पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सोडस होते रहे, किसी एक एक्सोडस में सारस्वत ब्राह्मण भी कश्मीर से निकले हैं और कोस्टल बेल्ट में आके रहते गए। इसके साथ साथ जो इष्ट देव है, जैसे सारस्वत ब्राह्मण के भी या चित्पावन ब्राह्मणों के भी जो इष्ट देव, हमारे हिंदू समाज के जो इष्ट देव है परशुराम जी। परशुराम जी जो विष्णु के अवतार हैं, 10 अवतारों में से एक है, वो उन्होंने जब यहाँ से फरसा चलाया था, ऐसे मान्यता कश्मीर में है कि कश्मीर के अंदर एक गांव है, उसका नाम है रामरादन। तो भगवान परशुराम ने वहाँ पर जाके तपस्या भी की है। वहाँ पर भगवान परशुराम का एक छोटा मंदिर भी है। पूरे देश के अंदर अगर आप नॉर्थ साइड में देखें तो परशुराम का मंदिर कश्मीर में ही रामरादन गाँव में है। तो ये हमारी जो नाड़ है ये जुड़ी हुई है आपस में। तो गोवा के साथ साथ सारस्वत ब्राह्मण के साथ, यहाँ की कुल देवियों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ साथ जो यहाँ के इष्ट देव हैं परशुराम जी, उनके साथ भी हमारा रिश्ता है। कश्मीर का तो रिश्ता पूरे देश के ही कल्चरल कंटिन्यूटी के साथ रहा है। अगर आप देखें तो, आप कल्चरली अगर देखें या स्पिरिचुअली अगर देखें, अभी शारदा माता को आप देखिए, कश्मीर से लेके नीचे साउथ तक सब मानते हैं। वो सरस्वती का एक दूसरा रूप है तो सब मानते हैं उसको। आप देखिए कश्मीर में जैसे पनिनी करके एक स्कॉलर थे, पनिनी वो स्कॉलर है जिन्होंने पूरे विश्व को एरर फ्री ग्रामर दिया। ग्रामर ये कश्मीर में दिया। जो नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि वो कश्मीर के रहे, कालिदास कश्मीर के रहे। तो ये शंकराचार्य तो वहाँ आए, वो तो नीचे से कालड़ी से आए और उन्होंने शिव के साथ साथ शक्ति का जो उनको एहसास था वो कश्मीर में मिला कि खाली शिव ही नहीं है, इसमें शक्ति भी शिव के साथ मिलके ही ये कॉस्मिक कॉन्फ्लुएंस होती है। तो कश्मीर भारत की सभ्यता, हिंदू संस्कृति का एक पलना है
इसने सभ्यता को झुलाया हुआ है,